इस विषय को, जो एक व्यक्ति है, एक डिफाइंड फॉर्मेट में लेकर आ पाना मेरे लिए एक चुनौती रही। पहले जब मेरे को 1 महीने पहले बोलना था तब मुझे लग रहा था कि हाँ ये बहुत इजी सा टास्क है। एक व्यक्ति है जिनके बारे में प्रचुर मात्रा में इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट पे भी है और अनगिन किताबें हैं, अनगिन, तो बहुत सारा मटेरियल है, बोल लोगे। पर जब उसको देखना शुरू किया तो एक बात रियलाइज़ हुई कि जिसके बारे में सब कुछ उपलब्ध है और सब जानते हैं, उसको एक सेट फॉर्मेट में पिरोना ज़्यादा कठिन है बजाय उसके जिसके बारे में लोग कम जानते हैं। तो 2 बातें इंदिरा गांधी के बारे में मेरे सामने जब मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया तो आया कि एक वो इंदिरा गांधी है जिनको हम लोग अभी तक सिलेबस में पढ़ते हैं उनके कुछ टफ स्टेप्स और बोल्ड मूव्स के कारण, जिन्होंने संविधान को बदल दिया, भूगोल को बदल दिया, राजनीति को बदल दिया और बहुत सारा कुछ किया, और उस किए को हमने पढ़ के छोड़ दिया। एक दूसरी इंदिरा गांधी वो मेरे सामने निकल कर आई जो एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है, जिन पर राइट अलग जाता है, लेफ्ट अलग जाता है, सेंटर अलग जाता है, जिनके ऊपर उनके कैरेक्टर पे भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, जिनकी नीतियों पर भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, जिनकी जिसे कहना चाहिए वंशावली है उस पर भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो एक वो कंट्रोवर्शियल इंदिरा गांधी थी। मेरे सामने समस्या ये थी कि मैं किसको पकड़ कर चलूँ। मोटा मोटा जिसको पकड़ने की कोशिश की तो उसमें दूसरे का समायोजन स्वाभाविक है, होता ही। तो मैंने एक मध्यम मार्ग निकाला। मैंने किताबों से पढ़ने की जगह किताबों के माध्यम से इंदिरा गांधी को पढ़ने की सोची, और मैं सिर्फ उस व्यक्ति से जिसका नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू था प्रयास किया कि संवाद कर सकूं। और आज मैं आपको भी जितना जो बताऊंगी, मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें वो वाली सारी बातें आपको तथ्यात्मक रूप से कहूँगी या कहने की आवश्यकता है जिनके कारण पूरी दुनिया उनको जानती है। मेरा प्रयास रहेगा कि वो उन मूव्स को लेने के लिए जो व्यक्तित्व का निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इंदिरा गांधी मतलब कुछ स्लोगन्स हैं जो उनके बारे में बहुत चला करते थे। जब वो स्कूल में थी तब उनको कहा जाता था कि शी इज़ अ अगली गर्ल, अ डार्क गर्ल। वहाँ से एक गूंगी गुड़िया जब वो पॉलिटिक्स में एंट्री ले रही थी, फिर धीरे से जब तरुणाई की अवस्था में बढ़ रही थी तो फिर उनके लिए एक वाक्यांश का प्रयोग किया जाने लगा, अ प्रिटी यंग लेडी। और इन सारे स्लोगन से इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया तक का जो सफ़र उनका था कि एक पूरा देश और एक पूरा नाम एक दूसरे का पर्याय हो गए हों, ये कोई भी एक व्यक्ति कैसे तय कर सकता है। मैंने कोशिश की कि मैं बस उस एक जर्नी को जान सकूं, और वही है जो मैं रख सकती हूँ आपके सामने। बाकी किसी भी व्यक्तित्व की विशालता, उसको समेट पाना मुझे नहीं लगता कि मेरे वश में है। गीत चतुर्वेदी बहुत अच्छा लिखते हैं, और उनकी एक लाइन जो अक्सर फेसबुक पर प्रचलित रहती है कि जो लोग रोना रोकते हैं वो इसलिए नहीं रोकते हैं कि वो मजबूत होते हैं, वो इसलिए रोकते हैं क्योंकि उनके साथ कमज़ोर कंधों का कारवां होता है। मुझे लगता है इंदिरा गांधी के विषय में अगर उनके व्यक्तित्व को प्रारंभ से उनके प्रधानमंत्रित्व काल तक मैं लेकर आऊँ तो ये लाइनें पर्याप्त हैं स्पष्ट करने के लिए। एक बार बात हो रही थी तो श्री कृष्ण के विषय में भी ये बात होती है, और कई महान व्यक्तियों और व्यक्तित्वों के बारे में कि उनके कहीं ऐसे प्रसंग उल्लेख में नहीं आते कि वो बहुत रोए हों या वो बहुत कमज़ोर पड़ गए हों, कहीं लिखा ही नहीं जाता, कहीं कोई बताता ही नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि क्यों? थे तो वो भी मनुष्य, और उस मनुष्य को इस महामानव तक की यात्रा पर ले जाने का काम करती हैं वो परिस्थितियां जिनमें उस व्यक्ति का जन्म होता है। ऐसे ही जब इंदिरा गांधी पैदा हो रही थी, 1917 की बात है, रूस में क्रांति चल रही थी, और भारत के हालात तो उस समय जो थे वो हम सब जानते ही हैं। औपनिवेशिक युग चल रहा था, गांधी जी का प्रवेश हो ही चुका था लगभग, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर गांधी की लोकप्रियता नहीं थी, पर गांधी एक नाम भारत में स्थापित हो चुका था। मोतीलाल नेहरू अपनी जो सरकारी उनकी नौकरी थी, मोतीलाल नेहरू यानी इंदिरा गांधी के दादाजी, अपनी सरकारी नौकरी के अलावा स्वतंत्रता आंदोलन के एक सक्रिय और निष्ठावान सदस्य के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनके पिताजी भी अब उसी लाइन में आगे जाके एक शीर्ष नेतृत्व की ओर अपने कदम बढ़ा चुके थे। तो एक राजनैतिक परिवार में, ऐसा राजनैतिक परिवार जो समृद्ध भी था। अधिकतर हमारे दिमाग में एक बना हुआ होता है खाका कि कोई महान बना है तो वो गुदड़ी के लाल वाले रास्ते से महान बना होगा, कि उसने बहुत अभाव देखे होंगे, उसको बहुत सारे संसाधन नहीं मिले होंगे, फिर उसने बहुत संघर्ष किया होगा तब वो वहाँ पहुँचा। तो इंदिरा गांधी के संग अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। वो एक बड़े समृद्ध, सुलझे हुए,
वैचारिक, राजनैतिक और एक राष्ट्रवादी परिवार में पैदा होती हैं। अच्छा, उनके पैदा होने से पहले उनका एक जो कहना चाहिए कि माहौल बना रहता है, आज भी बहुत सारे इलाकों में है, घरों में, कि लड़की पैदा हो या लड़का पैदा हो, उस पर घर में विवाद चलता है, बात होती है, और यूजुअल कंसर्न ये होता है कि बेटा होना चाहिए। पर इंदिरा गांधी हो गई थी, तो जब खबर बाहर आई उस रूम से कि कमला नेहरू को पहली पुत्री प्राप्त हुई है, पीपल वर नॉट सो हैप्पी। ऑल्दो ऐसा नहीं था कि वो बहुत ऑर्थोडॉक्स थे तो मार दो या बहुत बुरा हो गया या रोना गाना मचा हो, पर लोगों के चेहरे पे खुशी नहीं थी। और ये बहुत स्पष्ट रूप से उनको बाद तक अनुभव होती रही चीज़ें कि बीइंग अ गर्ल, और 1917 और आज़ादी के पहले के समय की ये सारी बातें हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें परिवार में, समाज में, देश में और एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में जब वो आने लगी थी तो फेस करनी पड़ी। तो ऐसे जब उनका जन्म हुआ, जन्म के बाद उनका एक भाई और पैदा हुआ, लेकिन वो स्वास्थ्य कारणों से नहीं रहा। तो इंदिरा गांधी वॉज द ओनली चाइल्ड उनके पूरे घर में। जो इलाहाबाद का आनंद भवन था, वहाँ के जितने भी लोग थे, उनके रिलेटिव्स, उनकी बड़ी अम्मा, उनकी डोल अम्मा वो अपनी दादी को कहती थी, और उस डोल अम्मा के पीछे का भी ये था कि वो जो डोली रखी रहती थी खाने की, मतलब डोल कहना चाहिए, प्रसाद की टोकरी, उसमें से एक मिठाई दिया करती थी जो मीठी मीठी सी होती थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी दादी का नाम ही डोल अम्मा कर दिया था। तो इन सब के बीच में वो अकेली एक बच्ची थी। सो शी वॉज पैम्पर्ड चाइल्ड। सब उनको खूब लाड़ करते थे, खूब प्यार करते थे, लेकिन घर में जो राजनीतिक मत मतांतर की चर्चाएं वो बचपन से सुनती रहती थीं, उसका उन पर बहुत प्रभाव होता था। अच्छा, अब अगर एक बार उनके घर की स्थिति का अवलोकन हम करें तो दादाजी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और पापा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। जो दादी हैं वो एकदम टिपिकल रूढ़िवादी, जिसे कहना चाहिए पारंपरिक महिला हैं, और जो उनकी माँ है वो एकांतवास पसंद हैं, क्योंकि जब वो उस परिवार में आ रही थी तो वो इस राजनीतिक और उस पारंपरिक माहौल के बीच में एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश में पूरे समय लगी रहीं। तो इंदिरा गांधी को, क्योंकि वो सबकी चहेती थी, उन सबके साथ कोप अप करना था। उनके भीतर वो परंपरा का पुट भी आ रहा था, उनके भीतर वो मौन साधना भी आ रही थी, उनके भीतर वो राजनीतिक मत मतांतर भी आ रहे थे, उनके भीतर वो भी आ रहा था जो बाहर के लोग आकर उन्हें बताया करते थे, क्योंकि उनका घर घर नहीं होता था, वो एक कहना चाहिए एक राजनीतिक स्थल था जहाँ पर हर विचारधारा का हर व्यक्ति आता था, डिस्कशन करता था, आगे की रणनीतियाँ बन रही होती थी, और छोटी सी इंदिरा वहाँ पर खेल रही होती थी। जब छोटा बच्चा ऐसे माहौल में रहता है ना, तो उस बच्चे को नहीं पता होता है कि उसके भीतर क्या क्या ऐड हो रहा है, पर उसकी चेतना पता नहीं कब कहाँ से क्या ग्रहण कर लेती है। 3 या 4 साल की रही होंगी ये, उस समय वो शुरू हुआ था बहिष्कार का सविनय असहयोग आंदोलन। तो विदेशी सामान को छोड़ना है, ये एक कैंपेन अच्छे से डिज़ाइन हो चुका था। इस बीच एक कोई रिश्तेदार इनके घर आती हैं। अब क्योंकि इंदिरा वॉज द पैम्पर्ड चाइल्ड, तो उनके लिए वो बहुत सारे टॉयज़, खिलौने और अच्छी अच्छी विदेशी टॉफ़ियाँ लेकर आती हैं। इंदिरा गांधी को खिलौनों से खेलने का बहुत शौक़ था और उनको डॉल्स बहुत पसंद थी, तो उनकी एक फेवरेट डॉल हुआ करती थी, तो वो उसके साथ छत पे खेल रही थी। तो जब ये रिलेटिव उनके घर आई तो उनको बुलाया गया कि आओ नीचे, इनसे मिलो। वो आई, रिलेटिव ने अपने कपड़े और वो सब कुछ इंदिरा गांधी को दिए। शी वॉज जस्ट 3 और 4 ईयर ओल्ड, है ना, तो उनको बहुत खुश होना चाहिए था। वो खुश हुई उन्हें देख के, बट फॉर अ मोमेंट। उनकी माँ ने कहा, कमला नेहरू ने, कि नहीं, हम इसको ये सब नहीं पहनाते हैं, तो आप इसे ये ना दें, क्योंकि विदेशी कपड़े हैं, विदेशी पहनावा है, तो इससे समाज में गलत मैसेज जाएगा कि हमारे घर में हम लोग ही ये जो बातें कह रहे हैं कि बहिष्कार करना चाहिए, और हम ही अपने बच्चों को पहना रहे हैं। तो वो जो आगंतुक महिला थी, उन्होंने बड़े कटाक्ष भरे स्वरों में कहा, अच्छा, हमारे कपड़े लेने और पहनाने में आपको बड़ी दिक्कत है, और वो जिस गुड़िया से खेल रही है वो विदेशी नहीं है। उस छोटी सी बच्ची को ये बात पता नहीं कैसे समझ में आई और क्या चुभी कि वो तत्काल ऊपर छत पर गई, माचिस की तीली से उन्होंने उस गुड़िया को जलाया और वो नीचे आई, और फिर उन्होंने कहा, माँ मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैंने अपनी गुड़िया भी जला दी।
वो छोटा बच्चा जो सब अपने आसपास से सुनता और ग्रहण करता रहता है ना, इस तरह से उसका नरिशमेंट शुरू हो जाता है और चाहे अनचाहे वो उन गतिविधियों को कार्यान्वित करने लगता है जो उससे समाज की अपेक्षाएं होती हैं। तो उस अर्ली एज में 3-4 साल की बच्ची जब ये कर रही है, तभी क्या होता है कि एक बार उनके दादाजी को, मोतीलाल नेहरू को, अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने जो आते हैं पुलिस के कमिश्नर, वो उनके घर में आए दिन आया करते थे, लाइक अ फैमिली फ्रेंड। जिस कोर्ट में उनका केस चल रहा होता है इलाहाबाद में, वो जो जज थे, जो अंग्रेज़ जज थे, वो उनके दादाजी के परम मित्र थे, जिनको दादू दादू कह के इंदिरा उनकी गोद में खेला करती थी। जब दादाजी को अरेस्ट किया गया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन इंदिरा सॉ कि अंग्रेज़ हमारे घर में सिर्फ खाने पीने और पार्टी के लिए नहीं आते हैं, वो सिर्फ मेरे दोस्त नहीं है, वो कुछ और भी करते हैं। वो जो उत्सुकता उनके भीतर थी, उसने उन्हें प्रेरित किया कि वो अपने पापा और अपनी दादी के साथ कोर्ट में जाकर बैठी उस हियरिंग को सुनने के लिए। 4 साल की बच्ची कोर्ट जाना शुरू कर देती है और वो उन सारे हियरिंग्स को सुन रही है बैठकर। एक जो बाद में राजनीतिक जीवन में उनके बारे में एक बहुत फेमस सी कहावत थी कि इंदिरा गांधी अगर किसी पे विश्वास करती हैं तो वो इंदिरा गांधी पर ही करती हैं, कोई उनका विश्वास पात्र नहीं है। मुझे लगता है कि इसका सूत्र और इसका बीज वो उस बाल्यकाल में पड़ा होगा जहाँ वो देख रही हैं कि जो लोग मेरे घर आ रहे हैं, मेरे साथ बैठ रहे हैं, मेरे साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं, वो मेरे ही लोगों को ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं। तो विश्वास न करना और हर एक को पहले प्रश्नवाचक और संदेह की दृष्टि से देखना, मुझे लगता है कि ये वहाँ से शायद शुरू हुआ होगा। तो कोर्ट की हियरिंग्स देखना उन्होंने शुरू किया। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो इट्स ऑब्वियस कि पेरेंट्स को चिंता होती है कि अब इसको पढ़ाना भी चाहिए। तो इंदिरा गांधी की शिक्षा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। मतलब एक छोटी बच्ची को आपको स्कूल में डालना है, लेकिन आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि किस स्कूल में डाला जाए, कैसे डाला जाए। आपने पहले उसका जिस स्कूल में एडमिशन कराया, तो वहाँ पर पूरे देश में खुसुर फुसुर के तौर पे ये बातें होने लगी कि नेहरू परिवार, जो स्वतंत्रता आंदोलन का इतना बड़ा पक्षधर है, जो कहता है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, वो अपनी बेटी को एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहा है। तो इंदिरा गांधी को वहाँ से निकाल लिया गया। फिर इंदिरा गांधी की शिक्षा का प्रश्न दोबारा खड़ा हुआ कि अब फिर इनको पढ़ाया कैसे जाएगा। तो उनके पिताजी और उनके दादाजी ने सेल्फ स्टडी की उनको आदत डलवाई। कुछ कुछ किताबें लाकर वो उन्हें देते गए, कुछ वो खुद उनके साथ शाम को समय बिताते रहते थे। तो अपने ही घर में रहकर उनको शिक्षा देने का ये कार्यक्रम 1-2 साल तक चलता रहा। मगर फिर उनकी माँ जो थी कमला नेहरू, उनको लगा कि औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता तो है। तो उस औपचारिक शिक्षा के लिए फिर दूसरे स्कूल्स तलाशे गए। तो एक आर्य समाज का एक विद्यालय जैसा, जिसे कहना चाहिए गुरुकुल था, वहाँ पर उन्हें डाला गया। वहाँ पर यह समस्या उत्पन्न हुई कि कुछ जो अभिजात्य वर्ग के लोग होते थे, वो अभिजात्य वर्ग के लोग उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट की दृष्टि से देखने लगे, जो इंदिरा को असहनीय था। तो फिर उन्हें वहाँ से निकाला गया। फिर एक और स्कूल में जहाँ उन्होंने डाला, वो एक मिशनरी स्कूल था वो भी, लेकिन वहाँ पे समस्या ये नहीं थी कि वो इंग्लिश मीडियम है या ब्रिटिशर्स का है। वहाँ पर समस्या उनकी खादी से हुई कि इंदिरा गांधी उस यूनिफॉर्म को पहनकर नहीं जाती थी जो उस स्कूल की थी। वो अपनी उस खादी की साड़ी को पहनकर जाया करती थी, जो उनके परिवार से उन्होंने सीख रखा था कि हमें खादी स्वदेशी को पहनना है, जो उसी आनंद भवन में बना करती थी। तो वहाँ के जितने टीचर्स थे, स्टाफ थे, बच्चे थे, वो उनको ऐसे देखते थे उपेक्षा की दृष्टि से। द ब्लैक इंडियन, द अगली गर्ल, ये जो टैग था वो उन्हें उस स्कूल से मिला। एक छोटे बच्चे को आप इतनी उपेक्षा भरी बातें कहिए तो उसके भीतर कुंठा पनपती है, और वो कुंठा उस स्थिति में और भयानक हो जाती है जब वो उसे अपने परिवार के साथ साझा न कर सके। परिवार के साथ साझा न करने का कारण ये नहीं है कि परिवार उसे समझेगा नहीं, उसका कारण ये है कि परिवार पर समझने के लिए और राष्ट्रीय और सामाजिक बड़े बड़े मुद्दे हैं। आप अपना मुद्दा बता के उन्हें परेशान नहीं कर सकते। तो इस आंतरिक छटपटाहट से अपने लगभग 12 से 13 साल की जब तक इंदिरा गांधी हुई, जूझती रही शिक्षा की औपचारिकताओं की परिपाटियों में बंधने के कारण। लेकिन उन 13-14 साल तक उनके साथ जो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी, वो थी महात्मा गांधी का उनके जीवन पर प्रभाव। बचपन से, क्योंकि नेहरू जी और मोतीलाल नेहरू जी ये दोनों ही गांधी जी के बहुत करीबी लोगों में शामिल थे, बल्कि ब्रिटिश सरकार इनको द होली घोस्ट कहकर संबोधित किया करती थी। एक पवित्र भूत हैं ये लोग, इनकी जो तिकड़ी हुआ करती थी उसको। तो अहमदाबाद के अधिवेशन में पहली बार इंदिरा गांधी को, छोटी सी थी,
इनके परिवार के साथ लेकर जाया गया। अच्छा, आनंद भवन मतलब जहाँ जो इनका निवास था, वहाँ पे ये एक परिपाटी रही थी कि पहले पुरुष इन सब आंदोलनों में भाग लिया करते थे, मगर जब ये गिरफ्तारियों का दौर बढ़ने लगा, जब ब्रिटिश का दमन चक्र और ज़्यादा तेज़ हुआ, तो लगा कि खाली नहीं रहना चाहिए, वैक्यूम नहीं आना चाहिए। तो वहाँ की महिलाएं अपनी सीमाओं को तोड़कर बाहर निकली और उन्होंने उस मोर्चे को संभाला। तो जिस अहमदाबाद अधिवेशन का उल्लेख मैंने किया, वहाँ पर नेहरू जी सब परिवार गए हुए थे, तो छोटी सी इंदिरा भी गई हुई थी। तो महात्मा गांधी से वहाँ उनकी प्रथम भेंट होती है। तब तक ये सब कुछ हो चुका था, गुड़िया का जलाना, स्कूल्स में उनका 2 बार चेंज हो जाना। तो गांधी जी ने उन्हें सजेस्ट किया कि तुम्हें कुछ करने की ये जो ललक है, एक काम करो, अपनी उम्र के हिसाब से कुछ तो भी सोच लो। हम तो बड़े बूढ़े लोग हैं बेटा, हम क्या बता सकते हैं, क्या कर सकते हो, तुम अभी बच्चे हो। तो घर में डोलम्मा यानी इंदिरा गांधी की दादी उनको रामचरितमानस सुनाया करती थी। रोज़ रामायण का पाठ हुआ करता था शाम को। उस रामायण के पाठ में इंदिरा गांधी ने वानर सेना का नाम सुना था। तो इंदिरा गांधी के दिमाग में वो वानर सेना का कॉन्सेप्ट बैठ गया। तो अब जब गांधी जी ने कहा कि अपने वय के हिसाब से कुछ चूज़ करो और करने लगो, तो पहले उस आश्रम में रहकर उन्होंने सीखा कि चरखे से वो जो तूली होती है, उससे वो कैसे काटा जाता है सूत, उसके छोटे छोटे से झंडे बनाए जाने लगे। अपने आसपास के छोटे बच्चों को इकट्ठा करके एक वानर सेना बनाएगी। उस वानर सेना का यही काम होता था कि उन स्वदेशी वाले झंडों को जगह जगह लगाया जाए, पोस्टर्स चिपकाए जाएं, जो भी कुछ आंदोलन हो रहा है, घर के बाहर से कोई जुलूस निकल रहा है तो उसमें भी वो शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे एक वानर सेना का निर्माण उस छोटी बच्ची ने तब कर लिया था जब उसकी औपचारिक शिक्षा भी प्रारंभ नहीं हो रही थी। और उस वानर सेना का उद्देश्य ये नहीं था कि मुझे भी नेता बनना है। उस वानर सेना का उद्देश्य ये था कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरी माताजी जो अपना अपना योगदान इस देश के आंदोलन के लिए दे रही हैं, मेरा भी कुछ सहभाग होना चाहिए। सिर्फ खाना, खेलना, पढ़ना, सोना, ये मेरी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। इन भावों के साथ अगर कोई बच्चा बड़ा होता है तो हमें ये सोचने में बिल्कुल अचंभा नहीं होगा कि जब वो एक स्वतंत्र देश की बागडोर अपने हाथ में लेगा तो उसके पास एक बहुत बेहतर सा प्लान होगा, उसके कुछ विजन्स होंगे, उसके कुछ आइडियाज़ होंगे जो वो चाहेगा कि ये न किन प्रकारेण मैं इस देश पर लागू करूँ। वैसे भी नेहरू ख़ानदान की कहना चाहिए तुनक मिजाजी या गुस्सा बहुत फेमस रहा है, सदियों से रहा है। और जब मैं उसको पढ़ रही थी उनकी क्रोनोलॉजी को, तो मुझे पता चला कि फ़ारूक सियर जब मुग़ल एम्परर हुआ करते थे उस समय इन लोगों का कश्मीर से दिल्ली, दिल्ली से फिर आगरा, आगरा से इलाहाबाद ऐसे आना हुआ। तो हर पुश्त में वो जो एक गुस्सैलपना था वो था। जवाहरलाल नेहरू भी जानते थे कि ये हमारा ख़ानदानी गुण है, इंदिरा गांधी में होना स्वाभाविक था। और फिर जो कुंठा, जो कुछ आत्ममुग्धता ना कहूँ तो आत्मकेंद्रितता उनके भीतर रही, उसने इसको और प्रचंड किया। जब ये सारी औपचारिक शिक्षाओं की बात चल रही थी तो एक ऑप्शन ये भी निकल कर आया कि रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में इनका दाखिला करवा देना चाहिए। तो इंदिरा गांधी को शांति निकेतन भेजा गया। वो एक जगह थी जहाँ उन्हें लगा कि हाँ, यहाँ सुकून भी मिल सकता है और शिक्षा भी मिल सकती है। गुरुदेव के सानिध्य में उनके भीतर की बहुत सी कुंठाओं ने अपने आप को तिरोहित करना प्रारंभ किया। मगर उसी समय कमला नेहरू की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, मुझे लगता है मृत्यु से पहले एक बार इंदिरा गांधी और कमला नेहरू की इक्वेशन को हमें समझ लेना चाहिए। वो ऐसी थी कि कमला नेहरू क्योंकि एकांतवास पसंद किया करती थी तो उनकी सबसे ज़्यादा क्लोज होती थी इंदिरा, क्योंकि इंदिरा को भी कोई और नहीं मिला करता था। तो दोनों का लगाव था। लेकिन इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल एक्टिविज्म के कारण वो भी उतना समय कमला नेहरू को नहीं दे पाती थी। और जब वो ये देखती थी कि जवाहरलाल नेहरू भी कमला नेहरू को उतना समय नहीं दे रहे हैं, तो उनके मन में माँ के प्रति तो एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन अपने पिता के प्रति एक रुष्ट भावना थी। तो जब हम वो पढ़ते हैं कि पिता के पत्र पुत्री के नाम, तो उसमें बहुत बार एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। और उस गैप का कारण नेहरू जी ये बताते हैं कि वो मुझसे नाराज़ रहती है। वो मुझसे नाराज़ रहती है अपनी माँ के कारण कि मैं उसकी माँ को उतना समय नहीं दे पाता, मैं उसकी माँ को नहीं समझ पाता। अर्ली स्टेज में पिता के पत्र पुत्री के नाम चले, लेकिन उसके बाद वही पत्रों की श्रृंखला का टाइटल बदल गया, क्योंकि उसका कंटेंट बदल गया और वो हो गए ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। उसका रीज़न ये था कि क्योंकि नेहरू जी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि इंदिरा को उस औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे वो इस भारत देश को और इस भारत के आसपास
घट रही उन स्थितियों को समझ सके जिनका प्रभाव यहाँ पड़ने वाला है। तो बहुत फेमस सा अंश है, आप में से बहुत लोगों ने उसको सुना भी होगा कि जब वो पत्र लिखा करते थे तो वो ये कहते थे कि तुम्हें कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है चीज़ों को, चीज़ें अपने आप तुम्हें बताएंगी कि वो क्या थी, कैसे थी और कैसे बनती गई। उसका एक उदाहरण वो देते हैं कि तुम्हें जो ये एक छोटा सा चिकना पत्थर पड़ा दिख रहा है ना, तुम इससे पूछो, तुम इससे बात करो, ये तुम्हें अपनी कहानी बताएगा कि कभी ये एक बहुत विशाल चट्टान का भाग हुआ करता था, फिर कोई विस्फोट हुआ होगा और ये टूट गया होगा, तो एक बहुत धारदार, एक बहुत नुकीला सा पत्थर रहा होगा, फिर किसी धारा ने इसको अपने साथ प्रवाहित किया होगा, उसके साथ चोटें खाता, गिरता, बहुत से पर्वत पहाड़ों को पार करता, ये किसी किनारे पर आ गया होगा, तब इसकी वो धारदार चीज़ें छिल गई होंगी और फिर ये अभी यहाँ अगर तुम्हारे पैरों से आकर टकराया है तो ये किसी न किसी ट्रक, किसी न किसी गाड़ी, किसी न किसी औद्योगिक सामान के सहारे इस शहर तक पहुँचा होगा। ज़रा सोचो इंदु, यदि ये उस किनारे ना आया होता तो ये यहाँ से उसी धारा के साथ साथ किसी रेगिस्तान या किसी दलदली भूमि में पहुँच के रेत बन गया होता, मिट्टी हो गया होता और यही तो भारत भूमि बन गया होता। वो कहते हैं कि जब एक छोटा सा पत्थर तुम्हें अपनी इतनी कहानी सुना सकता है तो प्रकृति के वे सारे तत्व, वे सारे दृश्य जो तुम देख रही हो, वो तुम्हारे सामने स्वयं को कितने बेहतरीन तरीके से प्रकट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। बस तुम्हें ये सीखना है कि तुम उन्हें सुन पाती हो या नहीं, तुम उन्हें समझ पाती हो या नहीं, तुम अपने भीतर उनकी ग्राह्य क्षमता को ले पाती हो या नहीं। तो जब इस दृष्टि को इंदिरा गांधी के समक्ष रखा गया तो उसके बाद से उनका एक, जो आज की भाषा में कहूँ तो एनवायरमेंटलिस्ट वाला फॉर्म शेप होना शुरू हो गया। उन्हें बाघ पालने का बड़ा शौक था। भीम, भैरव करके उनके 2 बाघ हुआ करते थे। हिमालयन पांडा उनको बहुत पसंद था। जब भी उन्हें समय मिलता था, चाहे वो शांति निकेतन में हो या बाद में फिर ऑक्सफोर्ड में रही हो, तो वहाँ पर वो प्रकृति के साथ जितना अधिक से अधिक होता था समय बिताने का प्रयास किया करती थी। बल्कि जब स्वास्थ्य लाभ के लिए भी उनके परिवार को जाना होता था तो वो हिमाचल में, कभी किसी कोलकाता की दार्जिलिंग वाली हिल्स में, ऐसी प्राकृतिक जगहों पर जाया करते थे। तो इंदिरा गांधी का रुझान ना कहूँ तो मित्रता प्रकृति के साथ करवा दी गई थी। शांति निकेतन में हम थे तो हम थे इंदिरा गांधी के साथ। जब वो वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी उस समय उनको पत्र मिला कि उनकी माँ का देहावसान हो गया है, तो शांति निकेतन छोड़कर वो वापस वहाँ अपने आनंद भवन में आ गई। आनंद भवन आने के बाद वो जो एक रिक्तता थी कि अब तो माँ भी नहीं है, अब वो अपनी बात किसके साथ साझा कर सकती हैं। उस समय एंट्री होती है फिरोज़ गांधी की। फिरोज़ गांधी जिनके साथ बाद में उनका विवाह हुआ। अच्छा, वैसे एंट्री इस समय नहीं होती है, एंट्री थोड़ा पहले जब कमला नेहरू राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने लग गई थी तब हो जाती है। एक बार एक कॉलेज के बाहर कमला नेहरू अपनी बाकी की सहेलियों के साथ संगिनियों के साथ धरना दे रही थी, तो ब्रिटिश सरकार आकर उन पर लाठीचार्ज कर देती है। और वैसे ही वो अपनी एक बीमारी से जूझ रही थी, तो उनका शरीर उतना सक्षम नहीं था कि उन आघातों को झेल सकता, तो वो गश्त खाकर गिर पड़ती हैं। तो एक नौजवान आता है, उनको उठाता है, अस्पताल ले जाता है, बाद में आनंद भवन ले जाता है और उसके बाद से उनका साए की तरह ध्यान रखने लगता है। वो व्यक्ति फिरोज़ गांधी थे। तो एंट्री उनकी पहले हो चुकी थी। एंट्री के अलावा इंदिरा गांधी से उनका औपचारिक परिचय भी पहले हो चुका था, मगर अब जीवन में कहना चाहिए कि एंट्री वहाँ से उनकी होना प्रारंभ हुई। नेहरू जी को अभी भी यही था कि अच्छा, कमला नेहरू के देहांत के पहले मोतीलाल नेहरू का भी देहावसान हो चुका था और वो भी जेल से हाल ही छूट कर आए थे। छूट कर आने के कुछ दिन तक से वो घर में रहे और उनको स्वास्थ्य हानि हो चुकी थी, जिसकी सूचना इंदिरा गांधी को दी गई थी। वो पहली मृत्यु थी जिसके बाद इंदिरा गांधी को जीवन के उस सत्य का अनुभव हुआ कि आप कुछ भी करो, कितना भी करो, अंततोगत्वा जाना आपको उसी पंच तत्व में है। मोतीलाल नेहरू की मौत और उसके कुछ ही दिनों बाद, मेरे ख्याल से 1 साल का पूरा अंतराल नहीं था, कमला नेहरू की मौत ने इंदिरा गांधी को उस सीमा तक तोड़ दिया था कि उनके भीतर जो कुछ कर गुजरने की लालायितता होती थी देश के लिए, वो कम हो गई। और उस कम होती लालायितता से जवाहरलाल नेहरू बेहद सशंकित थे, क्योंकि वो उसमें देश का भावी कर्णधार देखते थे।
सिर्फ जवाहरलाल ही नहीं बल्कि उस समय के जितने शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, जितनी कांग्रेस की पार्टी थी, वो सब ये बात जानती थी और मानती थी कि आने वाले समय में इंदिरा इस देश को, इस मूवमेंट को लीड करेंगी। मगर इंदिरा के भीतर ही उदासी बढ़ने लगी। अब इस उदासी को दूर करने का तरीका निकाला गया कि इनको भारत से बाहर भेज दिया जाए। तो भारत से बाहर कहाँ भेजा जाए? हायर स्टडीज़ के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाओ, ऑक्सफोर्ड में जाओ, ये उनको सुना दिया गया। उनसे बोला गया कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो। अब उनके भीतर क्या चल रहा है वो किसी ने नहीं पूछा। और जब मनुष्य भीतर से इतने द्वंद्वों से गुजर रहा होता है तो वो बाहर के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करके उसको क्रैक नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी से भी नहीं हुआ। तो ऑक्सफोर्ड का जो फर्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम था, शी गॉट फेल्ड। भीतर जब ऑलरेडी इतना है, एक फेलियर और आपको मिल जाए तो वो होता है सोने पे सुहागा। आप अभी तो सिर्फ अकर्मण्यता की स्थिति पे थे, अब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं। उस स्थिति में शांति निकेतन में एक जर्मन शिक्षक थे, फ्रैंक। मतलब अगर मैंने कहा कि मैं जब इंदिरा गांधी को पढ़ रही थी तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं उनकी किस बात पे बात करूं, क्योंकि उनकी एक एक चीज़ ना ऐसी है जिस पे अलग से विस्तृत व्याख्यान दिया जा सकता है। उनकी ये जो कहना चाहिए लव लाइफ थी वो बहुत कंट्रोवर्शियल पूरे समय उनके साथ साथ चलती जाती है। तो ये जब उनका डार्क फेस था, उस समय शांति निकेतन के वो जर्मन शिक्षक का पत्र उनको सतत प्राप्त होता रहता था। उसमें आग्रह जो होते थे उनको इंदिरा गांधी हमेशा नकारती रहीं, वो अलग विषय है। मगर उन पत्रों ने वो संबल दिया कि आप कुछ हो, आपका अस्तित्व कुछ है, आप इस पूरे ब्रह्मांड का एक नगण्य कण नहीं हो। उस संबल के सहारे फिर फिरोज़ गांधी का एडमिशन भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया। तो अगले वर्ष पुनः उन्होंने तैयारी की, एग्ज़ाम दिया, निकाला और वहाँ पे वो पढ़ने लगी। जब पढ़ने लगी तो उनका रुझान हुआ कि मैं स्पेनिश रिवॉल्यूशन जो उस समय चल रहा था उसमें भी भाग लेती हूँ। उस स्पेनिश रिवॉल्यूशन में भाग लेने की नेहरू जी ने मना कर दी कि आप पढ़ने गए हो, वहाँ पे पढ़ाई करो, रिवॉल्यूशन में भाग नहीं लेना। रिवॉल्यूशन इंडिया में क्या कम है जो स्पेनिश वाले में आपको जाना है? पर इंदिरा गांधी के मन में तो था कि पढ़ाई तो होती रहती है, क्रांतियाँ तो बहुत कम हुआ करती हैं और बहुत तो ऐतिहासिक चीज़ है, तो मुझे तो वहाँ जाना है। उस पॉइंट से जो एक विद्रोही इंदिरा शुरू होती है वो आपको 1984 तक मिलेगी। किसी ने कुछ कहा और मुझे मान लेना है वाला जो अच्छे बच्चों का एक फॉर्मेट होता है, वहाँ से इंदिरा ने स्वयं को अलग किया। अब वो अपने निर्णय स्वयं लेती थी। अब उन्हें ये समझ में आता था कि मुझे मेरी भूमिका कहाँ निभानी है, कहाँ नहीं निभानी है, और वो भूमिका किस प्रकार की होगी, कहाँ फॉलोअर वाली होगी, कहाँ लीडर वाली होगी, कहाँ पॉलिसी डिज़ाइन करने वाली होगी, कहाँ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाली होगी। सतत रूप से वो अपने जो अग्रज थे उनके संपर्क में रहती थी, अपनी बुआओं के संपर्क में रहती थी, गांधी जी से वो मार्गदर्शन लेती रहा करती थी। पिता के पत्र तो उनके पास आते ही रहते थे, हालांकि उसमें बहुत से मतांतर सतत रूप से रहते थे। स्पेशली उस समय की बात मुझे लगता है कि उल्लेख करना आवश्यक है। जब जवाहरलाल नेहरू अलग से स्वराज पार्टी बना रहे थे और मोतीलाल नेहरू उसका विरोध कर रहे थे, तो उस समय इंदिरा गांधी की भूमिका बड़ी दिलचस्प होने वाली थी कि उनसे अपेक्षा की जा रही थी वो दोनों में से किसी एक का साथ देंगी। उनसे अपेक्षा की जा रही थी कि वो एक निर्णायक मत देंगी जिसके आधार पे जो आम जनता है उसको ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि आखिर पूरा आनंद भवन जो बाद में स्वराज भवन कहलाया वो चाहता क्या है। और इंदिरा गांधी ने उस समय आज की भाषा में कहूँ तो डिप्लोमेसी ही है, इतना बेहतरीन मध्यम मार्ग निकाला कि अपनी अपनी जगह दोनों बातों को सही सिद्ध करते हुए उनका जो एक स्टेटमेंट आया था कि मेरे दादाजी अपनी जो परंपराएं और उनकी जो विचारधारा जिसके अनुभव के आधार पर आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उससे जो निर्णय लेना चाहते हैं वो पूर्णतः सत्य है, मगर हमें भविष्य की राह देखनी है और भविष्य की राह इतिहास से होकर गुजरती है, इतिहास पर आकर नहीं रुकती है। उन्होंने किसी भी एक को ना नकारा और न स्वीकारा। तो इस जो उनका कहना चाहिए समन्वयकारी व्यक्तित्व था, उसने स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो सबकी दृष्टियां इंदिरा गांधी की ओर लगी रहती थी उसको एक आश्वासन दिया कि यदि कहीं कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न होगी तो हाँ, ये एक व्यक्ति है जो उसे संभाल सकती है। सबकी आशाओं का केंद्र बिंदु तो वो बनी ही हुई थी। जब अपनी पढ़ाई कर कर वो लौट रही थी तो उसके बाद 1942 के समय में उन्होंने ये परिवार वालों के समक्ष प्रस्ताव रखा कि मैं
विवाह फिरोज़ गांधी के साथ करना चाहती हूँ। परिवार वाले बहुत आसानी से नहीं माने, तब भी नहीं माने, अब भी नहीं मानते हैं। मतलब बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी होती हैं जो आप जब पढ़ते हो किसी किरदार को तो लगता है कि क्या ही बदला है। स्थितियाँ बदलें या नहीं बदलें, वो स्थितियाँ उस किरदार के भीतर बहुत कुछ बदल देती हैं। तो बहुत जगह ये भी लिखा है कि वो पहले से विवाह करके आई थी, बहुत जगह ये लिखा है कि फिर परिवार वाले मान गए क्योंकि गांधी जी ने मध्यस्थता की थी, तो उसके कारण से हुआ। अच्छा, जो 1942 में उनका विवाह हुआ, 44 में उनको पहले पुत्र की प्राप्ति हुई और फिर 46 में उनको दूसरे पुत्र की, जो संजय गांधी थे, जो दूसरे पुत्र थे वो पहले पॉलिटिकल चीज़ों में ज़्यादा इंगेज हुए, उनकी प्राप्ति हुई। तो इस समय जो इंदिरा गांधी का फेस था वो ये था कि हमारा पूरा परिवार इतनी पुश्तों से इस देश की सियासत का मुख्य किरदार रहा है, चाहे वो मुग़ल काल रहा हो, चाहे वो ब्रिटिश काल रहा हो, चाहे अब वो स्वतंत्रता आंदोलन का काल चल रहा हो। मगर उस पूरे कालखंड में पारिवारिक शांति जिसे कहना चाहिए वो किसको मिली? किसी को नहीं। ना उनकी माँ, ना उनकी दादी, ना उनके पिता, ना उनके दादा, कोई भी अपने व्यक्तिगत जीवन से संतुष्ट और सुखी नहीं था। तो इंदिरा के मन में वो एक टीस थी कि मुझे बाकी तो जो करना है सो करना है, पर मुझे वो सुकून, वो शांति चाहिए अपने जीवन में, इसलिए मैं पहले अपनी प्रायोरिटीज़ अपनी फैमिली को दूंगी। तो उस बीच के कालखंड में भी इंदिरा को हम बहुत एक्स्ट्रा एक्टिव नहीं देखते हैं। हालांकि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई या जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और जब छोटी छोटी सरकारों का गठन विभिन्न जगहों पे होने लगा, उस समय इंदिरा गांधी अपनी कहना चाहिए हिडन भूमिका निभा रही थी। और वो हिडन भूमिका ऐसी होती थी कि कहीं उनके लेख जा रहे हैं, कहीं उनके भाषण जा रहे हैं, कहीं उनके नाम से बहुत सारे लोगों के बीच में ये संदेश जा रहा है कि अब हमें यहाँ पर ये जो कार्यक्रम करना है उसमें इंदिरा गांधी आने वाली हैं और हमको इस तरह से इस पूरे प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है कि वो हमारा फेस बनकर चलें। तो उनका इन्वॉल्वमेंट था, मगर उनकी प्रायोरिटी उनका परिवार बना। फिर 47 में देश का स्वतंत्र भी हुआ, विभाजन भी हुआ। विभाजन की जो विभीषिका थी उसमें महात्मा गांधी ने फिर इंदिरा गांधी से कहा कि तुम्हारी भूमिका निभाने का समय आ गया है। 44 में उनका पहला बेटा हुआ, 46 में उनका दूसरा बेटा हुआ है, अभी कुछ ही महीने का है और फिजिकली भी शी वॉज नॉट दैट फिट। डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि आपको और आपके बेटे को कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता है, अदरवाइज़ किसी की भी जान को थ्रेटन हो सकता है। पर गांधी जी का पत्र उन्हें मिला कि लोगों को इस समय संबल की आवश्यकता है, जो बट गए हैं, जो मर रहे हैं, उन्हें तुम ही हौसला दे सकती हो। इंदिरा गांधी उन्हें पत्र में ही रिप्लाई देती है, मैं कैसे दे सकती हूँ, मैं भले ही इतने वर्षों से दिल्ली में रह रही हूँ पर मैंने तो दिल्ली देखी भी नहीं है, मुझे तो यही नहीं पता कि किस मोहल्ले में वो मुस्लिम बस्तियां हैं जहां जाके मुझे ये काम करना है। गांधी जी फिर पत्र लिखकर उन्हें कहते हैं कि तुम कैसे करोगी ये मैं नहीं जानता, पर ये काम तुम ही करोगी और तुम ही कर सकती हो, ये मैं जानता हूँ। और उस पत्र को पाते ही अगले दिन से इंदिरा गांधी अपने ड्राइवर को लेकर बस्ती बस्ती निकल पड़ी। कई बार उनकी गाड़ी पर स्टोन प्लेंटिंग हुई, कई बार ये हुआ कि आगजनी की घटनाएं उनके साथ भी घटी, मगर फिर भी एक एक घर में जाकर लोगों को समझाना। बल्कि एक घटना जो मैंने पढ़ी थी और मुझे लगा कि वो व्यक्ति जो लिख रहा है कुछ दिन पहले पत्र में कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं नहीं जानती मैं कैसे करूँगी, उसके भीतर इतनी ऊर्जा अचानक कैसे आ जाती है कि वो जब जा रही हैं वो देखती हैं कि एक व्यक्ति भागता भागता आ रहा है, बेहद बदहवास सा, अपनी गाड़ी में वो जा रही हैं और पीछे मुड़ी तो उन्होंने देखा कि वो उस एक व्यक्ति के पीछे 200-250 व्यक्ति और भागते हुए आ रहे हैं उसको मारने के लिए। उनने अपनी गाड़ी रोकी, वो गाड़ी से बाहर निकली। अब मुझे लगा कि वो उस एक व्यक्ति को चुपचाप गाड़ी में बिठा लेंगी और गाड़ी भगा देंगी, पर नहीं, उनने गाड़ी रोकी, वो गाड़ी से बाहर निकलती हैं, उस एक व्यक्ति का हाथ पकड़कर वहाँ पर खड़ी हो जाती हैं उन 250 लोगों के सामने कि इस एक व्यक्ति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसने कुछ नहीं किया तुम्हारा, ये जो तुम्हारे भीतर उन्माद है इसको रोको। और वो 200 की भीड़ उनसे कहती है कि हम इसे मार देंगे, और वो कहती हैं इसे मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। और पूरी भीड़ शांत होती है, लौट जाती है। ये वो दृढ़ इंदिरा थी जो बाद में सवाल ही नहीं उठता कि किसी निर्णय पर खुद ही प्रश्न लगाकर कहें कि ये मैंने सही किया या गलत किया। वो व्यक्तित्व की दृढ़ता उनके भीतर आनी शुरू हो गई थी कि अगर मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है, अगर मैं ही करूँगी तो मैं करूँगी, बाय हुक बाय क्रुक। और
भुवनेश्वर का उनका भाषण जो उनकी मृत्यु से ठीक एक दिन पहले का था, उसमें वो वाक्य बहुत सारी प्रेस एजेंसियां दोहराती हैं कि उन्होंने कहा, जब तक मेरा जीवन है मेरे खून का एक एक करका इस देश के, इस मिट्टी के काम ही आएगा। मेरे मरने के बाद भी मेरी इस देह को इस भारत के लिए ही समर्पित किया जाएगा। कुछ लोग इसे ऐसे मानते हैं कि उनको अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था, और मैं जब इसे पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि ये वो भावना है जो उस 3 साल की बच्ची में उस अपनी प्यारी गुड़िया को जला देने के बाद से आ गई थी कि इस देश के लिए करना है मुझे कुछ, और जो भी मेरे निर्णय होंगे, जो भी मेरा धर्म होगा, वो उस देश के लिए होगा। तो 47 में उन दंगों में एक अमन का झंडा लेकर घूमती इंदिरा, जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव, और उनके पिताजी चुनाव में खड़े हो रहे होते हैं, उनके पति भी चुनाव में खड़े हो रहे होते हैं, अब फिर से यही बात आती है कि आप किसका समर्थन करोगे, आप किसके लिए चुनाव प्रचार करने जाओगे। यहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छे से बैलेंस बनाया और दोनों की पॉलिटिकल कैंपेन में अपनी सहभागिता दी। दोनों ही जीते, दोनों ही संसद में पहुँचते हैं, जो भारत की पहली संसद थी। मगर यहाँ से फिरोज़ गांधी का जो एक कहना चाहिए रोल, वो चेंज हो जाता है। ऑल्दो वो जवाहरलाल नेहरू के जामाता हैं, परंतु अब वो अघोषित विपक्ष की भूमिका निभाने लगते हैं। वो उन नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं जो उन्हें लगता है कि उचित नहीं है। उनके भीतर ये संकोच अब नहीं है कि मुझे मेरे परिजनों के खिलाफ कुछ कहना है, उनके भीतर भी वही भावना है कि इस देश के हित में जो है मुझे वो कहना है। और एक बार तो ये विवाद और प्रश्नोत्तर इतने बढ़ गए थे कि बहुत कहना चाहिए विश्वसनीय और विश्वास पात्र वित्त मंत्री जो थे उस समय सरकार के, उनको इस्तीफा देना पड़ा था फिरोज़ गांधी के क्वेश्चन पर ही, जबकि वो भी कांग्रेस पार्टी से ही थे। तो ये पिता और पति के बीच के द्वंद्व में इंदिरा गांधी झूलती रहीं। बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं कि कुछ समय के लिए दोनों के बीच में अलगाव की स्थिति हुई और लगभग ये हो गया था कि ऑफिशियल डिवोर्स ना होते हुए भी वो लोग अलग ही हो गए थे। लेकिन 58 में जब फिरोज़ गांधी को एक दिल का दौरा पड़ता है, तब नाटकीय रूप से वो सारी चीज़ें पुनः रीस्टोर हो जाती हैं और इंदिरा गांधी एक फिर से हैप्पीली एवर आफ्टर जैसी जीवन व्यतीत करने लगती हैं। मगर कुछ दिन बाद फिरोज़ गांधी की मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी का पूरा जीवन राजनीति को समर्पित हो जाता है। अब वो जो पारिवारिक इंदिरा थी, वो राजनीतिक इंदिरा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होती हैं। संजय गांधी बड़े होते जा रहे हैं, उनकी रुचि राजनीति में अधिक है एज़ कम्पेयर टू राजीव गांधी, जबकि राजीव गांधी बड़े थे। 8 में जब फिरोज़ गांधी को एक दिल का दौरा पड़ता है, तब नाटकीय रूप से वो सारी चीज़ें पुनः रीस्टोर हो जाती हैं और इंदिरा गांधी एक फिर से हैप्पीली एवर आफ्टर जैसी जीवन व्यतीत करने लगती हैं। मगर कुछ दिन बाद फिरोज़ गांधी की मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी का पूरा जीवन राजनीति को समर्पित हो जाता है। अब वो जो पारिवारिक इंदिरा थी, वो राजनीतिक इंदिरा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होती हैं। संजय गांधी बड़े होते जा रहे हैं, उनकी रुचि राजनीति में अधिक है एज़ कम्पेयर टू राजीव गांधी, जबकि राजीव गांधी बड़े थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि धवन जो थे, आर के धवन, वो उनकी परछाई की तरह काम किया करते थे। परछाई की तरह काम करना मुझे लगता है उतना उपयुक्त नहीं होगा जितना ये कहना चाहिए कि उनके हर निर्णय में आर के धवन की राय सम्मिलित हुआ करती थी। वो जो भी कुछ अपने राजनीतिक निर्णय लेती थी वो उनसे पूछ कर लेती थी। बल्कि संजय गांधी को भी राजनीति में इंट्रोड्यूस करना और उनके बहुत सारे निर्णय, जैसे वो नसबंदी का कार्यक्रम संजय गांधी के द्वारा चलाया गया था, जिसका खामियाजा पुनः इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा। आपातकाल की जो घोषणा इंदिरा गांधी कर रही थी वो उतनी भयानक नहीं थी जितनी भयानक बन गई थी, क्योंकि संजय गांधी ने उसमें अपने क्लॉज ऐड कर दिए थे कि प्रेस की लाइट काट दी जाएगी। ये इंदिरा गांधी की मर्जी के बिना हुआ था। जब रात को ये बात उन्हें पता चली कि संजय गांधी ये बात कह रहे हैं, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो राय उनके विधि विशेषज्ञ थे, उस समय विधि मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम आपातकाल लगा रहे हैं, हम पर प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को नहीं रोक सकते हैं। तो इंदिरा गांधी ने इस बात पर सहमति प्रकट करते हुए कहा था, आप निश्चिंत रहें, ऐसा नहीं होगा। मगर अगले दिन सुबह जैसे ही ये घोषणा होती है, सारी लाइट्स काट दी जाती हैं। सिर्फ 2 पेपर थे जो पब्लिश हुए थे, क्योंकि वो सफदरजंग रोड पर नहीं थे उनके कार्यालय। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय संजय गांधी के रहे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को
उस दृढ़ प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने का काम भी किया, लेकिन इस दृढ़ता के सिंहासन पर आरूढ़ भी किया कि अगर मेरा व्यक्ति मेरे निर्णयों में अपना कुछ हस्तक्षेप कर रहा है तो उनको कैसे सुधार करके मैं देश के हित में लगा सकती हूँ। मतलब अगर कुछ बिगड़ गया है तो आपको उसको स्वीकारना है, आपको उसको संभालना है और आपको ऐसे मॉडिफाई कर देना है कि उसका खामियाजा मास को ना हो, भले ही आपको हो। तो ये हुआ कि वो फिरोज़ गांधी की जब मृत्यु हुई उसके बाद इंदिरा गांधी राजनीतिक रूप से सक्रिय हुई। 59 में वो कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनती हैं। फिर लाल बहादुर शास्त्री का जब आगमन होता है राजनीति में, मतलब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत, बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, मगर इंदिरा गांधी का स्पष्ट कथन उस समय का है, उनका खुद का जो माय ट्रुथ करके उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने नहीं लिखी पर उनके भाषणों, उनके लेखों का संकलन है कि मैं अब राजनीति ही नहीं करना चाहती। प्रधानमंत्री बनने की बात तो बहुत ही अलग है, वो उस सक्रिय जीवन से पुनः अपनी विरक्ति लेकर अपने पारिवारिक जीवन और अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करना चाहती थी। तो उनके इस कथन को हमने बहुत ध्यान न देते हुए उनके ऊपर प्रधानमंत्री होने की लालसा का आरोप भी लगाया। लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बहुत आग्रह करने के बाद, खुद शास्त्री जी के आग्रह के बाद, सूचना एवं प्रसारण मंत्री का कार्यभार भी इंदिरा गांधी ने संभाला। तो जो उनके रिश्ते थे वो पिता पुत्रीवत थे, ऐसा उनकी खुद की डायरियों में ये बात उल्लिखित है। खैर ये तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इंदिरा गांधी बल्कि जितने भी उस समय के लोग हुआ करते थे वो राजनीतिक मतांतर भले ही रखे, व्यक्तिगत रूप से एक परिवार की तरह रहा करते थे। जगजीवन राम को वो भी बाबूजी कहा करती थी, मोरारजी देसाई को वो भाई कहा करती थी। इनसे आगे जाने के बाद भले ही उनके राजनीतिक द्वंद्व रहे हों पर व्यक्तिगत रूप से सब एक हुआ करते थे। आज ऐसा नहीं मिलता, तो परिस्थितियाँ बदलती भी हैं। इंदिरा गांधी जब उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी तो एक प्रश्न उनसे हमेशा किया गया कि जब शास्त्री जी की मृत्यु को भारत में उस पेपर को डिस्क्लोज़ करने की बात थी तो सारी जनता को क्यों नहीं बताया गया। इसका उत्तर उन्होंने संसद में नहीं दिया था, पर मुझे इसका उत्तर तब मिलता है जब मैं इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी से यही प्रश्न होते हुए देखती हूँ संसद में कि आपने इंदिरा गांधी की मृत्यु की रिपोर्ट जो ठाकरे आयोग की थी वो सार्वजनिक क्यों नहीं की। और यही प्रश्न मैं राजीव गांधी की मृत्यु के बाद फिर संसद में उठता खड़ा देखती हूँ कि राजीव गांधी की मृत्यु की खबर और उसकी रिपोर्ट जो आती है वो आपने सार्वजनिक क्यों नहीं की। इसका एक उत्तर जो बहुत स्पष्ट है वो ये कि कुछ बातें भावना से अलग होकर देश के हित में ऐसी होती हैं जिन्हें हमें आज तक अपने भीतर क्या कहें, उन दस्तावेज़ों के भीतर दफन करके रखना होता है जो दस्तावेज तालों के भीतर हैं, क्योंकि यदि वे लोगों के हाथ में आ गए तो लोग हमारे हाथ में नहीं रह जाएंगे। ये बात न सिर्फ शास्त्री जी के, न सिर्फ इंदिरा गांधी के, न सिर्फ राजीव गांधी के, बल्कि आज भी जो एक बहुत कहना चाहिए विवादों में बने रहते हैं सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के विषय में भी उतनी ही सत्य है। और मुझे लगता है कि आज के समय में भी यदि किसी ऐसे शीर्ष नेतृत्व की कभी भी कहीं कोई दुर्घटना भी होती है तो हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं दी जाती है और नहीं ही दी जानी चाहिए। तो उस समय की ये बात है कि जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो कांग्रेस पार्टी में द्वंद्व का माहौल बहुत स्पष्ट हो गया। के कामराज उस समय थे तो वो देख पा रहे थे कि कैसे दो भागों में सिंडिकेट और इंडिकेट कांग्रेस बढ़ती जा रही है। एक तरफ मोरारजी थे, एक तरफ इंदिरा गांधी थी। अब उस समय इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया की खिताब मिल रखा था। गूंगी गुड़िया मतलब एक बच्ची जो कुछ नहीं कहती, उससे जो कहोगे वो मान लेगी, वो सुन लेगी। इसलिए कांग्रेस का बहुमत इंदिरा गांधी की तरफ था कि इनको बना देते हैं, क्योंकि मोरारजी वो सो एक्टिव और वो ऐसे थे कि मुझे जो करना है, मतलब उनके खुद के प्लान्स थे, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ आ रहे थे उस प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी तो गूंगी गुड़िया थी और सबकी प्यारी सी बच्ची थी, क्योंकि जैसे जवाहरलाल नेहरू की बच्ची ऐसे बाकी सबकी भी बच्ची। तो कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को बना दिया। 2 साल तक गूंगी गुड़िया अच्छी बच्ची बनकर ही रही। 2 साल में उस सारी स्थिति को देखने समझने के बाद इंदिरा गांधी का वो रूप सामने आया जो 1971 के बाद अटल बिहारी के शब्दों में साक्षात दुर्गा का अवतार कहलाई।
उस समय जब पहली बार इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, तो मुझे ये बड़ा मज़ेदार सा वाक़या लगा। मेरे ख्याल से ये एनी बेसेंट का जब वक्तव्य था तब भी मैंने बोला था कि सीनेटर जो थे उनका एक द्वंद्व था, क्योंकि वो भगवान में उतना विश्वास नहीं करते थे कि हम शपथ किसकी लेंगे। तो इंदिरा गांधी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने सत्यनिष्ठा की शपथ ली थी, मगर दूसरी बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेती हैं तो वो ईश्वर की शपथ लेती हैं। तो उन 5 सालों में जो उनके भीतर की धार्मिकता बढ़ी, उसमें एक फैक्टर तो संजय गांधी की मृत्यु थी, दूसरा फैक्टर उनके जीवन पर कमलापति त्रिपाठी का बढ़ता हुआ प्रभाव था। तो इस बीच में उनका जो झुकाव रहा, वो वैष्णो देवी भी जाती हैं, वो जब चुनाव हार जाती हैं तो उसके बाद वो कन्या पूजन भी करती हैं, और एक बहुत चुटकुले की तरह सुनाया जाने वाला वाक़या है कि उनसे कहा जाता है कि 9 कन्याओं के पाँव आपको धोकर पीने हैं। तो इंदिरा गांधी वॉज अ लेडी जो विदेश में पढ़कर आई है, बहुत ही डेलिकेटेड सा रहना और पाँव धो के पीना। तो उन्होंने प्रश्न किया कि इससे मैं बीमार तो नहीं हो जाऊँगी? नहीं, बीमार नहीं होगी, उनके पाँव धो के पीना है आपको। तो उन्होंने उन 9 कन्याओं के पाँव भी धोकर पिए हैं। आजीवन फिर वो रुद्राक्ष की माला भी पहनने लग गई थी। जब भी कोई समस्या होती थी तो उनके निकट संबंधी जो थे, जो साथ रहा करते थे, वो बताते हैं कि वो गायत्री मंत्र का जाप किया करती थी। उनका जो पूजा गृह था वहाँ पर हिंदू देवी देवता तो सारे होते ही थे, जीसस क्राइस्ट की भी फ़ोटो होती थी, गुरु नानक की भी फ़ोटो होती थी, बुद्ध की भी होती थी। कुल मिला के पहले कालखंड के बाद जब दूसरे कालखंड में इंदिरा प्रवेश करती हैं तो वो एक पूर्ण परंपरागत भारतीय धार्मिक चरित्र की महिला के रूप में करती हैं। अच्छा, इमेज कॉन्शियस वो बहुत होती थी। एक बार यूएसए में राष्ट्रपति जो थे जैक्सन, 2 से उनकी बड़ी अच्छी थी। एक तो जैक्सन के साथ उनकी इक्वेशन, और एक जो निक्सन थे, निक्सन से इक्वेशन अच्छी नहीं थी, मतलब उनके संग कहना चाहिए कि वो बहुत निक्सन उनको एक बूढ़ी चुड़ैल कहा करते थे, ओल्ड विच। और जब भी मौका मिलता था वो पूरी कोशिश किया करते थे कि इंदिरा गांधी को नीचा दिखाया जा सके। जब यूएन की एक कॉन्फ्रेंस के लिए निक्सन न्यूयॉर्क में गई थी इंदिरा गांधी, तो रात्रि भोज का आयोजन था सारे देश के राष्ट्राध्यक्षों के लिए। इंदिरा गांधी के पास व्यक्तिगत रूप से कोई आमंत्रण नहीं था। तो सुबह जब पूछा गया कि अपन चलें, जो वहाँ के विदेशी दूतावास के टंडन जी थे उन्होंने तो बोले कि मेरे पास तो इनविटेशन नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन सारे राष्ट्राध्यक्ष जा रहे हैं, भारत नहीं जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, सबको थोड़ी ना मालूम है कि आपको इन्वाइट नहीं किया है या आप गई नहीं हो। तो बोले सबको क्या लगेगा मुझे नहीं पता, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके राष्ट्राध्यक्ष को आप बुलाओगे तो वो जाएगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा। और वो उस भोज में नहीं गई। जो पहला जैक्सन का उदाहरण मैं दे रही थी वो ये था कि एक पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी जिसमें इंदिरा गांधी को उन्होंने डांस के लिए इनवाइट किया था, बॉल डांस के लिए। तो इंदिरा गांधी बहुत अच्छा डांस किया करती थी उनके कॉलेज डेज़ में, मगर उन्होंने ये कहा बहुत स्पष्ट कि मैं कर सकती हूँ पर मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे भारत की जनता को ये देखना बिल्कुल पसंद नहीं होगा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी प्रधानमंत्री महिला दूसरे पुरुषों के साथ डांस कर रही हो, वो भी बॉल डांस। तो वो अपनी जो भारतीय नारी की गरिमा थी उसको बनाए रखते हुए इन सारे देशों के दौरे, इन सारे नेतृत्वों के साथ कहना चाहिए कि अपनी दृढ़ता से बात रखने का गुण उनकी इमेज को उस आयरन लेडी तक ले जाता है कि आज घर में अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा कुछ करे तो माँ बाप कहते हैं ये तो इंदिरा गांधी हुए जा रहे हैं, तुम्हें क्या इंदिरा गांधी बनना है। एक कहावत में खुद को ढाल लेना मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। बिसाइड्स ऑफ आप जो निर्णय ले लेते हैं और वो निर्णय देश पर जो प्रभाव डालते हैं उससे ज़्यादा लोगों के मानस पर आपका प्रभाव पड़ना, ये आपका अचीवमेंट है। तो ये सारी घटनाएं थी। अच्छा, इस बीच ना फिलिस्तीन के एक बहुत क्रांतिकारी नेता थे अराफात, यासिर अराफात, वो इंदिरा गांधी को बहन करके मानते थे। तो मतलब ये कुछ इंदिरा गांधी की ऐसी घटनाएं हैं जो बीच में दिखाती हैं कि हाँ, उनके भीतर का वो चंचल सा मनुष्य भी जीवित था। तो गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन भारत में होने वाला था, अराफात भी आमंत्रित थे और फिदेल कास्ट्रो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। जिम्बाब्वे के राष्ट्राध्यक्ष को पहले बोलने के लिए बुला लिया गया और अराफात को बाद में बुलाया गया। तो सम्मेलन के बाद अराफात एकदम गुस्सा होकर बैठ गए कि मेरे को बाद में बुलाया और मेरी तो बहन करवा रही थी, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो लोग जो उन्हें मनाने गए उन्होंने ये पूछा, अच्छा इंदिरा गांधी तो आपकी मित्र है ना, फिर आप ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हैं। सिर्फ इस एक मित्र शब्द पर पूरी प्रेस को अराफात ने डांट लगाई और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा मित्र नहीं है, वो मेरी बहन है और उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरे को पहले बुलाया जाना चाहिए था, ना कि जिम्बाब्वे वाले को।
तब इंदिरा गांधी उनके पास आती हैं कि घर के लोगों को तो कभी भी बुला लिया जाता है। तो ये सारे जो वाक़यात होते थे, उनके बीच में से आप अपने देश की जो आंतरिक स्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, अच्छा जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन रही थी उस समय क्योंकि आपका एक प्रधानमंत्री मर चुका है और वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हालत में उसकी मृत्यु हुई है, आपकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, लोग बढ़ते हुए वेतन भत्तों की मांग कर रहे हैं, आपकी जो विदेश नीति है 1962 के युद्ध के बाद आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, आप हार चुके हो, आपकी सीमाओं के अतिक्रमण हो रहे हैं, पूरा देश ऐसे ढच्चर पच्चर वाली स्थिति में था। तो बहुत जगह ये लिखा भी गया कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री का पद नहीं, इंदिरा गांधी को कांटों भरा ताज पहनाया गया था। उस कांटों भरे ताज को उन्होंने पहनने के बाद जिस तरह से प्रतिक्रिया स्वरूप परिणित किया कार्यों में, जो उनके कुछ बहुत कहना चाहिए महत्वपूर्ण निर्णय रहे, चाहे वो राष्ट्रीयकरण का निर्णय हो, चाहे वो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को चला देने का निर्णय हो, चाहे वो प्रिवी पर्स को बंद करने का एकदम कठोर सा निर्णय रहा हो, चाहे मेघालय और सिक्किम, मतलब सिक्किम को तो उन्होंने भारत में जोड़ा ही था, मेघालय को अलग से एक राज्य का दर्जा देने की बात थी वो हो, चाहे कश्मीर के मुद्दे के समाधान के लिए अलग से शिमला समझौता करने की बात होगी, जब भी जो भी बात होगी वो ऑन टेबल होगी, ना कि इस तरह से होगी कि जिस तरह आप हमेशा घुसपैठ करके करते रहते हैं वो हो, चाहे खालिस्तान के अलग से इशू के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार रहा हो जिसकी कीमत उनको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, वो बोल्ड डिसीजन उस कांटों भरे ताज के कारण उनको लेने पड़े, क्योंकि उस समय कोई और ऐसा व्यक्ति वहाँ पर नहीं बैठा था जो इन निर्णयों को ले पा रहा होता। हालांकि उन्हें पता था कि उनके हर निर्णय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होना है, उनके हर निर्णय का विरोध होना है। बस ये एक जो चीज़ थी कि वो जो विरोध है उसे आप कैसे डील करोगे। मुझे लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कि सब कुछ उस व्यक्तित्व में निष्णात और परिष्कृत होते हुए अपने उस विरोध को डील करने की एक क्वालिटी शायद परिस्थितिजन्य होने के कारण उनसे मिस हुई। उसका परिणाम था आपातकाल। वो आपातकाल जिसको अब आज तो बहुत ही काला दिवस और इस रूप में मनाया जाने लगा है कि धब्बा है वो भारत के इतिहास पर। हालांकि 75 से पहले भी 2 बार उस अनुच्छेद का प्रयोग किया जा चुका था युद्ध के समय में, लेकिन उन दोनों बार बाह्य आक्रमणों के कारण, मतलब उस अनुच्छेद में 3 क्लॉज मेंशन है कि या तो बाहरी कुछ आपके ऊपर हमला हो जाए, या आंतरिक विद्रोह हो, या फिर अस्थिरता की स्थिति हो। 2 बार बाहरी आक्रमणों के कारण हुआ, इस बार पहली बार उन्होंने आंतरिक अस्थिरता के कारण लगाया। और आंतरिक अस्थिरता में जो 2 बातें हमारे सामने आती हैं, एक तो है उसमें भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो निर्णय जिसने चुनावों को अमान्य घोषित करके ये बोला था कि इंदिरा गांधी को अपने पद से इस्तीफा देना है। अब वो जो इस्तीफा देने वाली बात थी उस पर इंदिरा गांधी अड़ गई कि इस्तीफा नहीं देना है, और उस हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वो गई। उन निर्णयों में, और इधर से जेपी अपना आंदोलन बहुत उग्र करते जा रहे थे। उस क्रांतिकारी आंदोलन से जो अराजकता की स्थितियां व्याप्त होने लगी थी, इसलिए रातों रात आनन फानन में ये निर्णय लिया गया। उनके जो विधि सलाहकार थे रॉय, उनसे पूछा गया कि कैसे इसको डील किया जा सकता है, तो उन्होंने 1 रात का समय मांगा कि मैं पूरे संविधान को पढ़ूंगा, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या कर सकती हो, कौन सा रास्ता बीच में से निकल सकता है। फिर अनुच्छेद 352 की बात निकल कर आई, लेकिन उस 52 में भी ये बात निर्धारित, अच्छा अब 44वें संविधान संशोधन के बाद ये है कि आपको लिखित में राष्ट्रपति को देना है। उससे पहले तक ये नहीं था कि लिखित में देना है, आप ओरली उसको सजेस्ट कर सकते थे, मतलब आप यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद। तो अगले दिन सुबह सुबह उस समय फ़खरुद्दीन अली अहमद शायद थे, मैं एक बार आपको पूरी क्रोनोलॉजी डेट वाइज पढ़कर बता दूंगी। तो उनके पास पहुंचा कि आपको ऐसे आपात की घोषणा करनी है। राष्ट्रपति ने घोषणा की। घोषणा के बाद सारे मंत्रियों को उस समय फ़ोन गया था कि आपको सुबह बैठक में आना है। केवल 8 कैबिनेट मिनिस्टर और 5 राज्य मंत्रियों की बैठक हुई। उसमें ये बात बता दी गई कि ऐसे ऐसे आपातकाल की घोषणा हो जानी है। आपातकाल की घोषणा हो गई, किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, बस एक प्रश्न उठा था कि किस अनुच्छेद के तहत ये बात हो रही है। इंदिरा गांधी जी ने उसका जवाब दे दिया। नाम भी बहुत पहले से डिसाइडेड थे कि किन को जेल में डालना है, किन को जेल में नहीं डालना है। तो वो जेल उस तरह से भरो का आंदोलन जैसा चल पड़ा था। विशेष रूप से इसमें 2 लोगों का उल्लेख करना मुझे लगता है कि ज़रूरी है। एक थी जयपुर की महारानी गायत्री देवी, एक थी ग्वालियर की राजमाता विजयाराजे सिंधिया।
माना यह जाता है कि इंदिरा गांधी ने दोनों से पर्सनल अपनी जो कहना चाहिए खुन्नस थी वो निकाली थी। गायत्री देवी को जेल में डालने का उनका जो रीज़न था, आजकल बच्चे वो एक गेम खेलते हैं ट्रेजर हंट, खजाने की खोज। तो बहुत सारे मत ये कहते हैं कि गायत्री देवी को जेल में डालने का रीज़न था ट्रेजर हंट। जयपुर से 30 किलोमीटर आगे एक किला बनवाया गया था और उस किले में अकबर के समय में जो मानसिंह उनके नवरत्नों में से एक थे, वो अफ़गानिस्तान पे जब कूच करने गए थे तो वहाँ से एक पूरा खजाना लेकर आए थे जो उन्होंने उस किले में छुपा रखा था। उस खजाने को ढूंढना, क्योंकि उस समय भारत की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी और सिर्फ वो एक ऐसा ट्रेजर हम लोग के संज्ञान में था जिसमें अपार धन संपत्ति से हम अपने खजाने को दोबारा से भर सकते थे, क्योंकि आप जब तेल इंपोर्ट कर रहे हो उस समय ऑयल की कीमत भी एकदम से राइज हो रखी थी, तो आपका डेफिशिएट बढ़ता जा रहा था। तो इंदिरा गांधी ने जितने दिन गायत्री देवी जेल में रहीं उतने दिन में उस पूरे किले की खुदाई की, बहुत सारा उत्खनन कार्य हुआ। कुछ लोगों, अच्छा जब ये हो रहा था तो बहुत मज़े की बात है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका एक लेटर इंदिरा गांधी को मिलता है। अच्छा, भारत में तो ये सब बड़ा कॉन्फिडेंशियल हो रहा था, पाकिस्तानी इतने प्रशासनिक दृढ़ नहीं है कि वो अपनी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रख सकें, आज भी नहीं रख पाते। तो वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने एक लेटर इंदिरा गांधी को भेजा कि आप ये जो खजाना खोज रही हैं, ये खजाना अगर आपको मिल जाएगा ना तो इसका आधा हिस्सा आप हमें दे देना। अब इंदिरा गांधी कहती है कि हम खोज रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, आधा खजाना तुम्हें क्यों दे दें। पुनः पत्र आता है कि ऐसी बात हुई थी बंटवारे के समय में कि भारत के पास जितना धन है 47 के पहले का, वो सब आधा आधा हो जाएगा। तब इंदिरा गांधी को फिर लगा कि मतलब ये तो हमें लीगल बातों में फंसा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने फिर अपने लीगल मिनिस्टर से सलाह ली, तो उन्होंने बोला कि कह दो खजाना मिला ही नहीं है। तो भारत की मीडिया में ये एक बड़े अच्छे से दे दिया गया कि इतना सारा उत्खनन और इतना सब करने के बाद भी जो खजाना था वो नहीं मिल सका है। मगर खजाना मिला था, क्योंकि वो जो रोड थी 2 दिन तक वो रोड जाम रही। संजय गांधी वहाँ पर बार बार आ रहे थे, प्लेन से वहाँ से चीज़ें जा रही थी, तो पीपल विल नो कि ट्रेजर इज हंटेड। उसके बाद जब गायत्री देवी को जेल से छोड़ा गया, हालांकि वो जेल डायरी जो उनकी हैं विजय राजे सिंधिया की और गायत्री देवी की, वो बहुत कहना चाहिए मार्मिक रूप से उन्होंने उसमें ये सारी चीज़ों का उल्लेख किया है कि किस तरह से आपातकाल के दौरान जिन भी बंदियों को जेल में रखा जाता था उनके संग कैसा व्यवहार किया जा रहा होता था, कैसी जेल होती थी, क्या होता था। उन बंदियों में एक थे जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। तो जो चौधरी चरण सिंह थे, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं, जैसे महाभारत में था ना कि भीम ने उस द्यूत क्रीड़ा के समय ही प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं इसकी उरु भंग करूंगा तभी उसके बाद धुलाऊंगा। चौधरी चरण सिंह ने भी जेल के भीतर ही प्रतिज्ञा कर ली थी कि जिस कालकोठरी में मैं रह रहा हूँ ना, इसी कालकोठरी में मैं इंदिरा गांधी को रखूँगा, बाहर आते ही मेरा पहला काम यही होगा। तो उन्होंने ऐसा किया भी। 77 के मतलब 75 से 77 तक जब आपातकाल चला, तो आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए इंदिरा गांधी हार गई। अब आज भी वही होता है, एक बार आप हार जाओ फिर आपके ऊपर CBI भी आएगी, IB भी आएगी, आपके छोटू से कामों पर जांच बिठा दी जाएगी और आपके साथ जो नहीं होना चाहिए वो सब होगा। इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ। तो 77 में जब वो हारी तो उनके ऊपर इकोनॉमिक एलिगेशंस लगाए गए। बड़ा मज़ेदार एलिगेशन था कि उन्होंने जीप का दुरुपयोग किया है। जीपों का कुछ प्रयोग उन्होंने राजनीतिक अपने हितों में कर लिया चुनावों के समय में, जो पार्टी के हुआ करते थे। ऐसा करके उनके ऊपर एक एलिगेशन बना के जांच बिठा दी गई और उस जांच के तहत ये हुआ कि इंदिरा गांधी को अरेस्ट करना है। अब इंदिरा गांधी को अरेस्ट करना है तो कौन अरेस्ट करने जाएगा? ना वहाँ के जो ऑफिसर्स होते थे उनके भीतर इतना सामर्थ्य था या साहस था और ना कुछ था। तो एक CBI के जो SP रैंक के ऑफिसर थे NK सिंह, उनको इस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया। वो जाते हैं इंदिरा गांधी के घर पे शाम को और उनसे कहा जाता है, मतलब जो संजय गांधी उनको सबसे पहले मिलते हैं कि मिलना है। तो वो अंदर इंदिरा गांधी से कहते हैं कि वो आए हैं, उनको आपसे मिलना है। तो इंदिरा गांधी कहलवा देती हैं कि आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, मेरे को नहीं मिलना है। तो बाहर से जवाब जाता है कि हम जिस काम के लिए आए हैं उसके लिए अपॉइंटमेंट नहीं लिया जाता है, हमको फिर भी मिलना है, क्योंकि वो अरेस्ट करने आए हैं। पर ये बात पहले से नहीं बताई जा सकती कि मैं इंदिरा गांधी को अरेस्ट करने आया हूँ, क्योंकि बाहर जितने लोग खड़े हैं पता नहीं कब कौन किस तरह से रिएक्ट करे। पूरे 1.5-2 घंटे के बाद जो इंदिरा गांधी से अंदर भेंट कर रहे थे वो लोग जब बाहर निकल कर आए
तो इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है बुला लाओ, ले आओ, क्या बात करनी है ऐसी स्पेशल सी। तो वो अंदर पहुँचे, तो जो परिचारक लोग वहाँ खड़े थे वो तो खड़े ही थे। तो एन.के. सिंह कहते हैं नहीं मेरे को आपसे ना अलग से बात करनी है। तो इंदिरा गांधी हाँ मैं सर हिलाने वाली थी, तब तक वो परिचारक जाने लगे। तो उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि आप क्यों जाएंगे, इनको हमसे अलग से बात करनी है, तो ये अलग जाएंगे और हम अलग जाएंगे। तो वो लोग एक दालान जैसे में जाते हैं। अच्छा, बहुत ही कहना चाहिए कि अविश्वसनीय सा है कि कहीं कुछ नहीं कहा जा रहा है, पर पूरे पीएम हाउस के बाहर सरगर्मियां हैं, पल पल की खबर ली जा रही है कि कैसे रिएक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। और इधर संजय गांधी और मेनका गांधी अपनी अपनी भूमिकाओं में लगे हैं, कार्यकर्ता गाड़ियों से आने लग गए हैं। मेनका गांधी ने प्रेस को बता दिया है कि कुछ तो भी होने वाला है, तो पूरी प्रेस वहाँ बाहर इकट्ठी है। और एन.के. सिंह बताते हैं इंदिरा गांधी को कि देखो ऐसे ऑर्डर आया है मैडम और आपको अरेस्ट करना है। तो इंदिरा गांधी क्योंकि तुनक मिजाज थी, वो एकदम छिड़क के बोलती हैं तो हथकड़ियाँ लाओ, लाओ हथकड़ी लाओ और हथकड़ी लगाओ। और उस बेचारे व्यक्ति को ऑर्डर था कि आपको सिर्फ अरेस्ट करना है, आपको हथकड़ियाँ तो लगानी नहीं है। तो अब जब ये हथकड़ी वाली बात हुई तो कुछ देर का द्वंद्व होने के बाद ये हुआ कि आपको चलना तो है ही। तो बोली कि ठीक है मैं आती हूँ। 1 घंटे के लिए इंदिरा गांधी अपने कमरे में बंद हो गई। उसके बाद बाहर जो आंदोलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जो उनके समर्थक, जो उनके कार्यकर्ता आने लगे थे, वो टाइम हो गया, थोड़ा सा बचा है, आई विल वाइंड अप शॉर्टली। तो जो कार्यकर्ता आ रहे थे वो नारेबाजी करने लगे और बीच बीच में इंदिरा गांधी झांक कर देख लिया करती थी कि अभी नारेबाज जो हो रही हैं वो एकदम जोश में है कि नहीं है। मतलब जो टाइमिंग सेट करने का था कि मेरे को कब बाहर निकल के अपनी गिरफ्तारी देनी है, वो बड़े अच्छे से नाटकीय रूप में वहाँ पे चल रहा था। तो 1.5 घंटे बाद, मतलब 5 बजे वो व्यक्ति आपको अरेस्ट करने आया है, 8 साढ़े 8 बजे के बाद इंदिरा गांधी अपने रूम से बाहर निकलती है, जब उन्हें लगता है कि सारे कार्यकर्ता भरपूर जोश में हैं। तो वो बाहर निकली, पुलिस की वैन में बैठी। वैन में बैठने के बाद वैन के ऊपर चढ़ी, बाहर निकल के उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वैन बाहर निकलने लगी तो कुछ कार्यकर्ता आगे लेटे, और मतलब जैसा आज भी आंदोलनों के समय में स्वरूप बनता है, पूरा उस तरह का स्वरूप बना। तो अब इंदिरा गांधी की वैन चल पड़ी, अरेस्ट हो गई हैं वो। उनके पीछे पीछे उनके पिता, उनके पुत्र चलते हैं दोनों, उनके समर्थकों का पूरा एक काफिला, जैसे कहीं अच्छे से सवारी जा रही हो ऐसे जाता है। दिल्ली से फरीदाबाद की ओर उनकी गाड़ी टर्न ले लेती है और इंटरेस्टिंगली वहाँ से ट्रेन गुजरने वाली होती है। तो एक फाटक है जो बंद है और 2 ट्रेनें लगातार गुजरनी है, यानी 1.5 घंटे तक उनकी गाड़ी वहीं खड़ी रहनी है। इंदिरा गांधी को मिला बढ़िया सा मौका, तो उन्होंने वैन का गेट खोला। पास में एक चबूतरा था जिस पर पेड़ लगा था, उस चबूतरे पे वो जाकर बैठ गई। पीछे से उन गाड़ियों में से फॉलोअप में उनके विधि मंत्री, उनके सलाहकार निकल कर आते हैं। वो उनको सलाह देते हैं कि आपको हरियाणा ले जा रहे हैं, हरियाणा नहीं ले जाया जा सकता आपको, वो दूसरा स्टेट लग जाता है, दिल्ली की दिल्ली में आपको रखा जाएगा। तो इंदिरा गांधी को बढ़िया सा ये पॉइंट मिला और वो वहाँ पर ऐसे बैठ गई कि आप मुझे वहाँ हरियाणा नहीं ले जा सकते हैं। ये बात जब तक, अच्छा, ये पूरा जो घटनाक्रम डिज़ाइन किया गया था वो शाम को डिज़ाइन किया गया था चौधरी चरण सिंह द्वारा, क्योंकि उन्हें पता था दिन में करूँगा तो दिन में तो बेल मिल जाएगी, कोर्ट में पेश हो जाएंगी और ये सब कुछ हो जाएगा, तो वो जेल की उस कोठरी में नहीं आ पाएंगी जहाँ बह रहा था। इसलिए शाम को जाना तो कम से कम कुछ घंटे तो वो बिताएंगी ही। तो ये रात की बात है। रात के समय फिर ये सडनली प्लान चेंज हुआ कि हरियाणा की जगह उनको दिल्ली की ही जेल में रखा गया। रात उन्होंने 16 घंटे उस जेल में बिताई, अगले दिन वो बाहर निकल कर आई। अब ये जो घटना उनके संग हुई, ऐसी बहुत सारी घटनाएं उन सब लोगों के साथ जो इंदिरा गांधी के समर्थक थे लगातार होती रहीं। इस बीच हारने के बाद इंदिरा गांधी भी कुछ और धार्मिक हुई। वो वैष्णो देवी गईं, वो काशी गईं, वो उन सारी जगहों पे गईं, जैसे बिहार में बाढ़ पीड़ित जो लोग थे उनसे मिली। उसका एक फ़ोटो बहुत वायरल मुझे सोशल मीडिया पे मिला कि बाढ़ थी तो वो हाथी पर बैठकर पहुंची, पर एक एक घर में गईं। तो जो दंगे जहाँ भी हो रहे थे, पंतनगर में हुई कुछ फायरिंग, वो वहाँ पर गई। मतलब उन्होंने लोगों से अपना कनेक्ट बिठाना उस बीच शुरू किया और उनके साथ जो राजनीतिक व्यवहार हो रहा था वो भी जनता देख रही थी। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर लोगों के मन में आना शुरू हुआ कि एक बेचारी महिला है, उसके साथ लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो उस सॉफ्ट कॉर्नर के कारण, कुछ अपनी प्रखर नीतियों के कारण, कुछ लोगों से बनाए गए संबंधों के कारण अगले जो चुनाव होते हैं उसमें इंदिरा गांधी फिर से प्रचंड बहुमत से जीतकर सत्ता में आ जाती है। अब शुरू होता है वो वाला काम जिसके कारण बेचारी इंदिरा गांधी अपना वो दूसरा कार्यकाल पूरे 5 साल का पूरा नहीं कर सकी। और
मेरे ख्याल से उस 4 साल के कालखंड को भी हम अगर 2 भागों में विभाजित कर दें, एक सुधारात्मक कार्य जो उन्होंने देश के लिए किया, जिसमें वो रिवॉल्यूशनरी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है, वाइट रिवॉल्यूशन है, ये वाला फेज़ था। इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो इस्पात उद्योग है उसका उनका जो प्रोजेक्ट था कि हर छोटे इलाके में उसको स्थापित करना चाहिए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। हम जो आज डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि फर्स्ट फेज़ हमारा गायब है, हम सिर्फ सर्विस सेक्टर पर चले गए। तो उस इस्पात उद्योग को लोगों के बीच तक ले जाना, ग्लोबलाइजेशन को भारत में लेकर आना कि भारत की इकोनॉमी को पूरा ओपन नहीं करेंगे मगर थोड़ा थोड़ा हमें औद्योगिकरण की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, ये वाला काम करना। और उसके अलावा जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो थी पोखरण का स्माइलिंग बुद्धा। जब आपके आसपास आपके ऐसे शत्रु बैठे हैं जो आप पर कभी भी घात कर सकते हैं, उस समय आपका नाभिकीय शक्ति संपन्न होना कितना आवश्यक है, इस बात को समझते हुए महाशक्तियों को कॉन्फिडेंस में लेना न लेना एक तरफ है, हमें अपना शक्ति परीक्षण करना है। रशिया से अनौपचारिक रूप से और गुप्त रूप से सहयोग और समन्वय करने के बाद जब पोखरण का स्माइलिंग बुद्धा हुआ तो इंदिरा गांधी की वो एक महानायक की छवि पूरे विश्व के समक्ष आ गई कि अब भारत से और इंदिरा गांधी से बोलना खतरे से खाली नहीं है। भारत मतलब इंडिया वॉज द ओनली कंट्री जो यूनाइटेड नेशंस के उन 5 वीटो देशों के अलावा पहला परमाणु संपन्न राष्ट्र बनकर उभर गया था। तो ये एक रिफॉर्मिस्ट वाला फेस हुआ। अब फिर आ जाता है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार। उस ऑपरेशन को ब्लू स्टार कहने का रीज़न तो जो है वो मतलब कहानी जैसा है। मुझे लगता है कि उस ऑपरेशन को ऑपरेशन ही नहीं कहना चाहिए, वो एक ऐसी चीज़ थी जो लोगों की भावनाओं से जुड़कर पूरे देश के खंड को अलग करने की बात करने वाली थी। हमारे जो पुराने अनुभव रहे हैं वो ऐसे हैं कि आप किसी भी चीज़ पे आंदोलन करो, अगर आपका आंदोलन थोड़ा सा उग्र होता है तो एक सामने से कोई व्यक्ति आएगा सत्ताधारी और वो आपके साथ नेगोशिएट करेगा, आपकी पूरी ना सही थोड़ी बातें मांगे मान ली जाएंगी और एक बीच के रास्ते पर कहीं ना कहीं समाधान हो जाएगा। पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ, साउथ में भी कई सारे स्टेट्स की मांग ऐसे हुई थी और हर बार ये होता था कि एक मध्यम मार्ग निकाल के थोड़ी बातें उनकी मान ली जाती थी। तो जो खालिस्तानी मूवमेंट था उनको भी ऐसी अपेक्षा थी कि हम अलग से मांग कर रहे हैं, कोई ना कोई आएगा। अच्छा, जो भिंडरावाला था और पंजाब में उस समय जो सरकार थी कांग्रेस की ही थी, मगर वो सारे इंदिरा गांधी के नेतृत्व से संतुष्ट नहीं थे। इंदिरा गांधी को गिराना का जो पूरा उपक्रम था ये एक उसका भाग था। तो उस भाग के तहत ये अराजक स्थितियां वहाँ पर उत्पन्न की गई। मतलब ये फिर वेल नोन फैक्ट्स हैं कि वो स्वर्ण मंदिर में जाकर छिप गए थे और फिर स्वर्ण मंदिर में ही इसलिए जाकर छिपे थे क्योंकि आप वहाँ पर धार्मिक भावनाओं के साथ आराम से अपना एक सेफ्टी वॉल्व बनाकर रह सकते हो। राज्य को, शासन को वहाँ पर घुसने की अनुमति नहीं है, नहीं तो करेगा तो ये होगा कि हमारे धार्मिक स्थल को तोड़ दिया। मगर इंदिरा गांधी उस इंदिरा गांधी, उनको देश प्रायोरिटी पर लेना था, उनको धार्मिक भावना या कौन क्या सोचेगा इससे मतलब नहीं था। तो जो उस पूरे ऑपरेशन को कंडक्ट करने वाले मार्शल थे उनकी भी एक किताब है जिसका कुछ अंश मैंने लिखा था। अब वो अंश तो समय नहीं है तो मैं नहीं सुनाऊंगी। वो कहते हैं कि मैं छुट्टी पे जा रहा था, मेरी वेकेशंस पूरी ग्रांट हो गई थी, मैं अपनी फैमिली के साथ फ़्लाइट पर चढ़ने वाला था। फ़्लाइट पे मेरे पास फ़ोन आता है कि आपको ऐसे ऐसे एक ऑपरेशन कंडक्ट करना है, आप वापस आ जाओ। मैंने अपनी फैमिली को अकेले वहाँ पे भेजा, मैं वापस लौट कर आया और मैंने अपनी रेजिमेंट्स को जब ये बताया कि हमको स्वर्ण मंदिर के अंदर घुस के ये ऑपरेशन कंडक्ट करना है, तो मेरी रेजिमेंट में एक ऐसी खौफनाक चुप्पी थी जो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे तोड़ूँ। सबसे ज़्यादा क्योंकि हम लोग की जो आर्मी में होते हैं वो सिख लोग होते भी हैं और सिख रेजिमेंट एक अलग से होती ही है। तो सबसे पहले उन्होंने जितने भी अपने उद्गार थे वो प्रकट करने के बाद एक एक से पूछना शुरू किया, आप तैयार हो, आप तैयार हो, आप तैयार हो। तो जो 3-4 टुकड़ियाँ थी उनमें से किसी ने कुछ नहीं बोला। एक टुकड़ी पे जब वो पहुँचे तो एक सरदार उठकर खड़े हुए। अब सिर्फ उनके खड़े भर होने से इनको लगा कि ये शायद तैयार नहीं है या ये कुछ विरोध में कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, इट्स इमोरल। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपको अगर नहीं है तो आप रहने दीजिए। तो वो बोलते हैं ऐसा नहीं है सर कि नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि वो जो ऑपरेशन होगा और जो तख्त साहिब के पास जाएगी रेजिमेंट वो सबसे पहले मेरी होनी चाहिए और मैं सबसे पहले वहाँ पर जाऊँगा।
जब उस एक सैनिक की इन भावनाओं को बाकी रेजिमेंट्स ने सुना तो उन सब के भीतर वो जोश आया। ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट होता है, सारे ये लोग अंदर घुसते हैं। पहले हालांकि वो तफ्तीश कर ली गई थी सिविल ड्रेस में भेजकर लोगों को कि कौन कौन से ठिकाने हैं, कितने लोग हैं, क्या हैं। अंदर जब ये लोग गए तो ताबड़तोड़ फायरिंग्स हो रही थी। ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मंदिर को डिस्ट्रॉय करना है या किसी को हार्म पहुंचाना है। प्रयास यही था कि जैसे भी हो उन लोग को पकड़ लेना है। मगर इस फायरिंग के समय में फिर जो भारतीय सेना थी, मतलब हमारी जो टुकड़ियां वहाँ पर गई थी, उनको आइडेंटिफाई करने में एक दिक्कत ये थी कि जो फायरिंग जिस धर से हो रही है उसमें वो जो मेन सरगना है, जो भिंडरावाला है, वो कहाँ पर होगा। तो उसको देखने भर के लिए और उन फायरिंग वालों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमने टैंक मंगवाए थे। टैंक स्वर्ण मंदिर को डिस्ट्रॉय करने नहीं आए थे। टैंक इसलिए आए थे क्योंकि टैंक के ऊपर जो लाइट लगी रहती है, जो बहुत हाई पावर की हॉलोजेंस होती हैं, वो किसी की आंखों पर जब पड़ती हैं तो वो फॉर अ मोमेंट उनको ब्लाइंड जैसा बना देती हैं, उसको कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं समझ में आता। तो इसलिए आनन फानन में टैंक मंगवाए गए थे कि उनकी रोशनी वहाँ डाली जाएगी और वो जो फायरिंग करने वाले लोग हैं वो कुछ देर के लिए रुकेंगे और हम उतनी देर में अपने टारगेट के पास अंदर वहाँ पे पहुँच सकेंगे। मगर उन लाइट्स में ये होता है कि वो कुछ ही सेकंड के लिए जलती हैं और फिर फ्यूज़ हो जाती हैं। उनको आप दोबारा बार बार से नहीं जला सकते हो। तो जब ऐसा हुआ और इसका कुछ परिणाम नहीं निकला तो फिर गोले वहाँ पर दागे गए। उसके बाद वहाँ पर जब फायरिंग अंदर से भी रुक गई तो ये अनुमान लगाया गया कि हाँ शायद वहाँ पे अब लोग नहीं रहे हैं, मर गए हैं। तो लोगों को अपने भारतीय सेना के कुछ जवान वहाँ अंदर जाकर चेकआउट करते हैं और फिर ये प्रमाणित हो जाता है कि भिंडरावाला नहीं रहा है। मगर पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा मित्र है, उसने हमें ये आश्वासन दिलाया कि भिंडरावाला ज़िंदा है, वो हमारे पास आ गया है भागकर और अब हम एक सर्टेन डेट को उसको आपको दिखाएंगे। आज तक उसने नहीं दिखाया है, वो नहीं ही दिखाएगा क्योंकि हमारे पास उसकी जो डेड बॉडी थी, जो बाकी के खालिस्तानी समर्थक थे, उन सब ने आके उसके जो उनका रिचुअल होता है सिख कम्युनिटी में, उस सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करके उनके पाँव छुए। सो इट वाज कंफर्म कि भिंडरावाला अब नहीं रहे हैं। इस घटना के बाद भी कई सारे लोग थे जो उन्हें ये सजेस्ट कर रहे थे कि आप अपनी जो सिक्योरिटी है उसमें जो सिख हैं उनको ना रखें, उन्हें हटा दें। मगर इंदिरा गांधी का एक बहुत क्लियर सा मत था कि किसी भी जाति या धर्म के आधार पर मैं किसी को हटाने नहीं वाली हूँ। मुझे मेरे इन सहयोगियों पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उनका विश्वास अविश्वास में परिणत हुआ। भुवनेश्वर से एक रैली करने के बाद, वो 30 अक्टूबर को भुवनेश्वर की रैली थी, वो लौटी। अगले दिन उनको एक इंटरव्यू देना था एक फॉरेन न्यूज़ चैनल के लिए और वो शेड्यूल था सुबह के 8:30 बजे। उस टाइम को चेंज करके 9 बजे किया गया। यूजुअली वो हमेशा अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहना करती हैं। उस दिन क्योंकि जहाँ उनका इंटरव्यू होना था वो उनके आवास से सिर्फ एक कॉरिडोर की दूरी पर था, तो उनको लगा होगा कि मतलब इतू सही तो जाना है, तो ना कुछ गाड़ी वाड़ी थी, वो पैदल ही वहाँ से निकल पड़ी। भगवा रंग की उन्होंने उस दिन खादी की साड़ी तो वो हमेशा ही पहन रखी थी। वो जैसे ही अपने कॉरिडोर में आई तो उनका ये जो एक अंगरक्षक था उसने उनको जैसे रोज़ गुड मॉर्निंग करता है वैसे नमस्ते किया। उनको आदत थी कि वो करेगा तो उन्होंने ऐसे नमस्ते में अपना सर झुकाया, पर उसने नमस्ते की जगह बंदूक उठाई, लगातार उनके ऊपर फायरिंग की। उनके मुँह से सिर्फ अरे ये क्या निकला। जैसे ही ये सब हो रहा था, जो बाकी के बीएसएफ और उनके इंटरनल सिक्योरिटी के गार्ड्स थे उन्होंने उसको पकड़ा। आर.के. धवन ठीक पीछे चल रहे थे उनके, उन्होंने आदेश दिए, वो पकड़ा, उसको दबाया। तब तक उसने एक दूसरे अंगरक्षक को, जो एक सिर्फ 21-22 साल का लड़का था, उसको बोला कि इट्स योर टर्न। लगातार 12 गोलियां उसने फायर की और इंदिरा गांधी छलनी होकर वहाँ पर गिर पड़ी। सोनिया गांधी, आर.के. धवन, ये लोग उनको एम्स में लेकर गए, लेकिन अच्छा, एम्बुलेंस का ड्राइवर उस समय चाय पीने चला गया था, तो एम्बुलेंस से उन्हें ले जाया भी ना जा सका। तो खुद की ही जो उनकी गाड़ी थी सेल्फ ड्राइव करके उनको वहाँ पर ले जाया गया। उनका ऑपरेशन करके 7 गोलियाँ निकालने का प्रयास किया गया, मतलब 7 गोली उनकी बॉडी से बाहर आई, पर क्योंकि तब तक ब्लड लॉस बहुत हो चुका था, उनका जो ब्लड ग्रुप था वो ओ नेगेटिव था, विच वॉज वेरी रेयर, जो नहीं ही मिलता। बल्कि एक रीज़न ये भी था, उनके उस जो सतिंदर था जिसने उनके ऊपर गोली चलाई, नहीं बेहन सिंह तो जो
मतलब एक जो सतवंत सिंह था उसको रखने का रीज़न उनका ये था कि उसका ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव था, तो उसको इसलिए रखा जाता था कि कभी कहीं अगर अर्जेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है तो अगर कहीं और से नहीं तो इसका मिल पाएगा। पर वो जो सामान खून के लिए रखा गया था उसी ने उनका खून किया और उस खून के लॉस के कारण ही वो नहीं रही। इस पूरी यात्रा के बाद जब विश्व को ये खबर मिलती है कि इंदिरा गांधी नहीं रही, तो मुझे ये बताने की कतई आवश्यकता नहीं है कि विश्व के जितने शीर्ष और महानतम नेतृत्व उस समय उपस्थित थे उन सब के सिर्फ शोक संदेश नहीं, वे सब स्वयं साक्षात यहाँ पर आए। और ऑन रिकॉर्ड ऐसा कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद यदि किसी की मृत्यु से पूरा देश, पूरी दुनिया इतनी व्यथित थी तो वो इंदिरा गांधी थी। ये उस एक जीवन का अंत था जो अपनी इस देह में रह के जितना काम करके गया वो चला गया, उसके कामों का प्रभाव आज तक जो बना हुआ है उसको हर दिन हम नए रूप में घटित होता देखते हैं। कुछ लोग उससे सीख लेते हैं, कुछ लोग उस पर आरोप लगाते हैं, कुछ लोग उसको सुधारने का काम करते हैं। आपातकाल के दौरान जो 42वां संविधान संशोधन करके बहुत सारी नए क्लॉजेज उसमें ऐड किए गए जिसके कारण ये कहा जाने लगा कि वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है केवल। उस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद जब 77 में वो हारी और जनता पार्टी की सरकार बन रही थी तो 44वां संविधान संशोधन करके उस 42 वाले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पूरा पलट के रखा गया, जो बहुत कहना चाहिए माइलस्टोन जैसे जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वो केशवानंद भारती का केस रहा हो, चाहे वो गोलकनाथ का केस रहा हो, चाहे वो मिनर्वा मिल्स का केस रहा हो, जिसमें ये बात थी, मिनर्वा मिल्स मुझे लगता है उल्लेख करना आवश्यक है कि आपातकाल या आपात के उपबंध अभी तक हमारे संविधान में इस रूप में रखे गए थे कि उन पर जुडिशरी क्वेश्चन नहीं कर सकती है। मगर मिनर्वा मिल्स का जब केस आया तो उसमें ये तथ्य सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से रखा कि इट्स ऑल्सो कम अंडर द जुडिशियल रिव्यू। तो ये बहुत से ऐसे माइलस्टोन वाले निर्णय रहे हैं जो इंदिरा गांधी के कालखंड में हुए। और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री जो गए थे अंतरिक्ष में, राकेश शर्मा, वो भी इंदिरा गांधी के समय गए थे। और इंदिरा गांधी ने जब उनसे पूछा था कि भारत कैसा दिखता है ऊपर से, तो हम सबको पता है वो जवाब तराना ये हिंद का कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मुझे लगता है कि महादेवी वर्मा ने वो लाइन शायद इंदिरा गांधी के लिए लिखी होगी कि मैं नीर भरी दुख की बदरी, उमड़ी कल थी मिट आज चली, परिचय इतना इतिहास यही, मैं नीर भरी दुख की बदरी।